आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। आज हमारे साथ एक्टिविस्ट है तालिब हुसैन साहब, जिन्हें फादर ऑफ एक्टिविज्म जो है वो कहा जाता है। और ये फादर ऑफ एक्टिविज्म क्या है, ये हम आपके बीच जो है वो जरूर रखेंगे। और हमने इनको नाम जो है वो फादर ऑफ एक्टिविज्म क्यों दिया है, इसके ऊपर भी तबसरा किया जाएगा। और साथ ही साथ में तालिब साहब की लाइफ के बारे में जाना जाएगा, और जो इनकी स्ट्रगल थी शुरू से, और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स इन्होंने ज्वाइन की, वो भी जो है वो इस मामले के ऊपर जो है वो पहुंचेंगे। बहरहाल तालिब साहब, पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फादर ऑफ एक्टिविज्म, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में ये एक्टिविज्म बड़ा कम था ट्राइबल कम्युनिटी की जानिब से, तो इनकी तरफ से हमारी मालूमात के मुताबिक जो है वो कई एक्टिविज्म शुरू किए गए, और इनके दिए गए प्लेटफॉर्म से काफी नौजवान जो है वो जुड़े थे। तालिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपको एक्टिविज्म का कीड़ा जागा था, पहले उसके मुझे बारे में बताएं, और सबसे पहले बताएं मुझे आप अपनी तालीम के बारे में बताएं, और आप पहले आपने अभी आबाई गांव के बारे में जरूर बताएंगे मुझे। बहुत बहुत रियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी। इसलिए भी आपके सामीन का और आपका शुक्रिया कि मेरे जैसे एक मजलूम शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने जो कबीला के लोग हैं उनके लिए लड़ते लड़ते गुजार दी हो, तो हम्म। किसी को ख्याल आया कि चलें इनकी भी बात सुन ली जाए। तो ये मेरे लिए हम्म। बड़ी बात है, मैं इसका मशकूर हूँ आपका और आपके सामीन जो मुझे आने वाले वक्त में बर्दाश्त करेंगे, उनका भी हम्म। बहुत मशकूर हूँ। लेकिन ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं कि सिक्के का दूसरा पहलू भी हमेशा देखना चाहिए। तो इसलिए भी बहुत जी। जरूरी था कि आप इस तरह की चीजों पे बात करें। बहरहाल आपने इसमें मुझे मदऊ किया, मैं इसका बड़ा मशकूर हूँ। तो जहां तक ताल्लुक है मेरे एक्टिविज्म का, तो रियाज भाई बुनियादी तौर पे मैं एक खाना बदोश कबीला, जो बकरवाल कबीला गुजरों का एक हिस्सा है रियासत जम्मू व हम्म। कश्मीर के, उसके यहाँ पैदा हुआ। और आपको जान के हैरानी होगी कि मेरा जन्म पत्नी टाप में हुआ। और उस वक्त मेरे माँ बाप जो थे कश्मीर की तरफ आजकल के दिनों में मूव कर रहे थे, और हम्म। मेरी अम्मी जो थी रास्ते में, मुझे मेरा जन्म हुआ पत्नी टाप के मुकाम कुद में। और हम्म। उसके आगे होता यह है कि अब जो डिलीवरी जो खातून देती हैं बच्चे को पैदावारी, तो उसके बाद उनको बड़ी एहतियात बरतनी होती है, ठंडी हवा ना लग जाए, ठंडा पानी नहीं पीना है। तो मेरी अम्मी ने क्या किया कि आगे रास्ते में चलते, अब चूंकि पहले एक दिन का बच्चा और दूसरे दिन मुझे उठा के और फिर जानवरों के साथ आगे मूव किया, तो रास्ते में प्यास हम्म। लगी, अब कौन गर्म करके देता, तो उन्होंने ठंडा पानी पिया। तब से उनको सर दर्द शुरू हुई, और वो जब 2014 में मेरे वालिद साहब के समेत इस दुनिया से चले गए, तो उनको सिर दर्द रही, और वो सिर दर्द लास्ट के दिनों तक रही। तो जी। बहरहाल ये मेरी अकेले की इस तरह की कहानी नहीं है, ये हर उस खाना बदोश नौजवान की, उस बच्चे की कहानी है जो इस हम्म। तरह की कबीलों के अंदर जन्म लेता है। तो बहरहाल जी। मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे, उनको बहुत शौक था कि मैं पढ़ूं, और बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह वो चूंकि बिरादरी के अंदर बातचीत करने वाले शख्स थे, तो वो हमेशा हम्म। क्या करते थे कि बिरादरी के प्रोग्राम्स में मुझे साथ में लेके जाया करते थे। तो वालिद जी। साहब का बहुत ज्यादा काबिल होना, वो बिरादरी के अंदर बड़े काबिल इंसान माने जाते थे, पढ़े लिखे थे, पुराने वक्त के 5वीं तक ही थे, लेकिन उर्दू बहुत अच्छा था। मेरा भी आज थोड़ा बहुत जो उर्दू है मेरे वालिद मोहतरम की वजह से है। जी। तो बहरहाल ये सब चीजें, अब शौक आता रहा, मुझे लगा मुझे अपने वालिद की तरह बनना है। तो एक वक्त आया कि मुझे लगा कि फिर हुआ ये कि जम्मू में 6 महीने, जम्मू में जहाँ रहना, बुनियादी तौर पे हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट है, इसकी एक दूर दराज गांव है बगून, वहां पे मेरा एक स्कूल में एडमिशन हुआ। 6 महीने के बाद जब मूवमेंट स्टार्ट हुई, मुझे वहां से निकाला और कश्मीर चले गए। फिर कश्मीर में हम्म। वेरीनाग के इलाके में मेरे रिश्तेदार रहते थे, चूंकि माँ बाप तो पहाड़ों पे रहते थे, तो हम्म। रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ा। फिर 6 महीने यहाँ पढ़ा। अब होता यही रहा, हर 6 महीने के बाद जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। से उससे हुआ क्या कि जब 6 महीने बाद मैं कश्मीर की जुबान थोड़ा बहुत आपकी समझने की, आपकी पढ़ाई में कितना पढ़ाई से कितने महरूम हो जाते थे, मुतासर होते थे, क्योंकि ये इधर उधर जाना आना जाना रहता था। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ रियाज भाई, की होता यह था कि हम्म। आप जब बुनियादी तौर पे जिस जुबान में आप पढ़ते हैं, टीचर की जो हम्म। मदर टंग होती है, वो बड़ी असर करती है। होता ये है जी। सर कि जब कश्मीर में आप पढ़ रहे हैं, तो कश्मीरी जुबान का असर होता है, टीचर्स आपस में कश्मीरी में बात करते हैं, बच्चे आपस में करते हैं। जम्मू में है तो डोगरी में बात होगी।
पंजाब में है तो पंजाबी में होगी, तो वो लोकल जुबान जो मदर टंग है मेजोरिटी में बोलने वाले लोगों की, वो आपको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब कश्मीर में होता था, जैसे मैं थोड़ी बहुत कश्मीरी समझने की कोशिश करता था, इतने में मुझे उठाया और जम्मू में चले गए। जम्मू की डोगरी थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करता था, फिर से मूवमेंट स्टार्ट हो जाती थी, कश्मीर चले आना। तो पढ़ाई का जो मामला था वो बड़ा ही अजीब सा था। खैर पढ़ना तो क्या ही था, कितना ही पढ़ लेते हैं हमारे लोग, लेकिन बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला का वसी एहसान व करम है कि करते जी कराते मैं 10वीं 12वीं तक पहुंचा। कुछ जी। वक्त गुजर हॉस्टल कठुआ में लगा, एक दो क्लासेस, फिर उसके बाद वहां से निकला, फिर सांबा से मैंने 10th किया, फिर उसके बाद मानसर में 12th किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया है वो आया है गवर्नमेंट एमएएम कॉलेज जम्मू में। मौलाना आजाद कॉलेज बहुत मशहूर कॉलेज है जम्मू का। तो वहां पे मेरी जी। आर्ट्स में एडमिशन हुई, और वहां पे मैंने एडमिशन लिया और वहां पे पढ़ना शुरू किया। तो वहां पे हम्म। आपने जो एक्टिविज्म का कहा, उससे पहले जब तक मैं कॉलेज में पहुंचा हूं, तो आप सुन के हैरान होंगे कि ये नौजवान जो जी। आपके सामने है बड़ा कमजोर सा, ये उस वक्त मैं जम्मू कश्मीर स्टेट का कबड्डी का कैप्टन हुआ करता था एक दो मरतबा। पूरी जे एंड के स्टेट अच्छा। का एक दो बार मैं कैप्टन रहा हूँ। तो बहुत अच्छी हम्म। कबड्डी खेला करता था। इनफैक्ट मुझे मुझे दूर दूर से लोग मेरी कबड्डी की गेम देखने के लिए आया करते थे, और मेरे नाम पे बेट लगाते थे कि तालिब जीत जाएगा। तो बहरहाल वो एक वक्त हम्म। था, और मेरा शौक भी यही था कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं स्पोर्ट्स के, और मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगा, और बस शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, घर मकान बनाना है, सलूट बजवाने हैं हम्म। लोगों से, और बस यही कहानी थी। लेकिन टर्निंग तो पॉइंट ये ये हुआ कि जब एक्टिविज्म मैं, एक्टिविज्म कहाँ से अचानक से आ गया, अचानक से एक्टिविज्म हाँ कहाँ यही, से आ गया? बिल्कुल बिल्कुल मैं यहाँ पहुंच आया हूँ। हुआ ये कि जब एमएम कॉलेज में था, तो हम्म। मैं बड़ी मोहब्बत थी मुझे, आज भी बहुत मोहब्बत है मियाँ साहब की फैमिली से, और जो हमारे पीरो मुर्शिद हैं लार के खानदान से। तो हम्म। पता चला कि मियाँ अल्ताफ साहब जो हैं फॉरेस्ट मिनिस्टर थे उस वक्त, और वो जम्मू यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, और जम्मू यूनिवर्सिटी में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम है सोशल साइंसेज के पास, जो लोग यूनिवर्सिटी में हैं, वो जानते हैं। तो हम्म। राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में मैं भी पहुंच गया। तो अब मुझे आइडिया नहीं था कि क्या है, लेकिन चूंकि बहुत पसंद करता था, एक बार मैं जब 10th में था तो मैं फर्स्ट आया था सांबा डिस्ट्रिक्ट में डिबेट में, तो वहाँ मियाँ साहब के हाथों से एक मुझे ट्रॉफी मिली थी। तो मुझे वही मोहब्बत थी कि मियाँ साहब हमारी कौम के बड़े बड़े लीडर हैं। तो बहरहाल जब उस जी। प्रोग्राम में पहुंचा, तो मियाँ साहब ने, अब होता ये है कि पहले लोग बोलते हैं लास्ट में लीडर बोलता है, लेकिन वो चूंकि कोई इंटरेक्टिव सेशन था, पहले मियाँ साहब ने अपनी बात रखी और उसके हम्म। बाद लोगों से ख्यालात पूछे। तो अब मियाँ साहब ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, कि मेरा जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया क्यों। तो मैं अब पीछे हम्म। बैठा हुआ हूँ, और आप देखेंगे कि अब मियाँ साहब एज ए फॉरेस्ट मिनिस्टर आए हुए हैं, तो बिरादरी के, गुजर बिरादरी के, रियासत के कोने कोने से जितने भी नामवर गुजर लीडर्स हैं, वो सारे के सारे उस हम्म। प्रोग्राम में शामिल थे। और हो ये जी। रहा था कि जनाब, सबसे पहले कहा गया मियाँ साहब का नेट शेल में ये प्रोग्राम था कि भाई जंगलात के अंदर हम दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिस वॉज द टॉपिक हम्म। ऑफ द प्रोग्राम। हम्म। तो यानी कि जंगलात जो हैं उनके अंदर किसी की दखल अंदाजी हमें मंजूर नहीं। तो बहरहाल ठीक जी। है, जंगलात बचाने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो अब मुझे, मेरे जहन में वो, चूंकि मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के जहन में एक सवाल हमेशा रहता है कि मैं सवाल हम्म। करूंगा। तो मैंने सोचा कि अब मेरी तो इतनी औकात नहीं, मैं कैसे सवाल करूंगा, अब ये इतने सारे लीडर्स हजारों बैठे हुए हैं, ये सब पूछेंगे अब कि जनाब हाँ हम्म। ठीक है, लेकिन हमारा क्या होगा। लेकिन आप यकीन मानिए, जितने भी हमारे गुजर लीडर्स थे वो सब जो थे, उन्होंने किसी ने कोई बात नहीं की, ये तक नहीं हम्म। पूछा कि सर क्या मसला है, मतलब इसमें हमारा क्या होगा ट्राइबल का। तो हम्म। एनीवे, डोडा से, अब मैं उनका नाम नहीं जानता, डोडा से एक कश्मीरी शख्स उठे, इतनी लंबी हम्म। उनकी दाढ़ी थी, और वो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं, आपने कहा, और ये बड़ा सुनने वाला पॉइंट है कि जी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात है कि जंगलात इस मुल्क की सबसे दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अब हम्म। उनके मुताबिक, अब इसमें हकीकत हम्म। कितनी है कि समुंदर के बाद जंगलात हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या आप क्या आपको नहीं पता, जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये मीट प्रोड्यूस करते हैं, दूध प्रोड्यूस करते हैं, जंगलों को बचाते हैं। तो एक इंडस्ट्री को बचाने के हम्म। लिए दूसरी इंडस्ट्री को क्या खत्म कर दिया जाएगा। तो ये, अब हम्म। मैं उसकी तह तक मेरी समझ में नहीं आया बोला क्या है, बट मुझे बहुत प्यारा लगा यार, ये कितने सही सवाल किया इन्होंने। तो अब मैंने भी फटाफट नाम लिखवाया, वो जो घूम के बोल रहे थे कि भाई बात करने के लिए, तो मैं अब चूंकि मानसर से हूं, तो मैंने गलती ये कर दी, अगर एमएम कॉलेज बोला होता तो शायद मुझे मौका मिल जाता। मैंने भी एड्रेस लिखवा दिया, जी। तालिब हुसैन मानसर से जनाब बात करेगा।
तो अब मेरे मानसर में क्या है कि खुदा का करम ये है कि मेरे मानसर में हर घर में 6-7 लीडर है ट्राइबल कम्युनिटी में। तो मानसर के हम्म। ऑलरेडी 5-7 बंदे बोल चुके हुए थे, तो मेरा नंबर नहीं आया उस मसले में, तो मैं रह गया जी, मेरे दिल में वो ख्वाब रह गया, काश मैंने सवाल पूछा होता। एनीवे, अब कॉलेज में वापस हम्म। गया, तो उसके बाद मेरे जहन में ये आ गया कि वो मुझे सब इंस्पेक्टर और कबड्डी वबड्डी छोड़ के मुझे कुछ ऐसा करना है कि अब मैं अपने इस कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाऊं। तो फिर उसके बाद दौर शुरू हुए सर, सेकंड ईयर से फिर मेरा वहां पे स्कॉलरशिप हमारा नहीं आया सब स्टूडेंट्स का। तो जो उस वक्त हम्म। एमएम कॉलेज के अंदर नौजवान थे वो आज सुनते भी होंगे, तो बाद में भी सुनेंगे, उनको याद है कि हम्म। फिर मैंने आवाज उठाई वहां पे कि स्कॉलरशिप मिलना चाहिए ऑन टाइम। फिर हम गए, तब ये ट्राइबल मिनिस्ट्री नहीं थी, तब ये आपका कुछ ट्राइबल डायरेक्टर बैठा करते थे शास्त्री नगर में। फिर हम दस हम्म। पचास लोग इकट्ठे होके गए वहां पे। फिर कॉलेज में एक दिन एवं ही प्रोटेस्ट हमने तय कर लिया, ना किसी मीडिया वाले से वाकिफ, ना कोई पता प्रोटेस्ट कैसे करते हैं, निकले सड़क पे और वहां हम्म। पे जाके पहला प्रोटेस्ट मेरी जिंदगी का। हालांकि मैं कबड्डी खेलने वाला प्लेयर और डिबेट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक्टिंग में बड़ी अच्छी करता था, मोनो एक्टिंग में मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से डिस्प्ले और टैलेंट के तहत प्राइज भी लिए। तो कॉलेज में बड़ा जी। अल्हम्दुलिल्लाह नाम की नहीं है, बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन है और बहुत पढ़ने वाला बच्चा है। तो अब जब हम्म। स्कॉलरशिप नहीं आ रहा और मेरे पास खुद के पास पैसे नहीं है, और आप यकीन करेंगे कि जब मैं सेकंड फर्स्ट ईयर में था तो मैं हॉस्टल में रहता था, तो 3 महीनों का 2600 रुपया मेरे नाम पे चढ़ गया मेस का। जो लंगर में हम खाना अच्छा। खाते थे तो मैं उधार कर रहा था क्योंकि पैसे नहीं थे। हम्म। अबू के पास गया तो एक दिन क्या हुआ कि वहां मेस के बाहर जो नाम लग गए, तो टॉप पे मेरा नाम है तालिब हुसैन, पार्ट फर्स्ट, तो आगे लिखा हुआ है 2600 रुपए। फिर उसके बाद दूसरे सारे बाद में आते हैं, मैं फर्स्ट आ गया वो कर्जे में। तो अब जी। जनाब मेरी हालत खराब हो गई, क्यों, अब बदनामी वाला इशू हो गया। मैं घर गया, वालिद साहब से मैंने कहा कि अबू इतने 2300 रुपए, मुझे 2600 रुपए देने पड़ रहे हैं। उन्होंने 500 रुपए निकाल के दिए, हम बेचारों के पास उतने ही थे। तो मैंने हम्म। कहा आप ये भी रखिए, मैं वो भी छोड़ के तो चला आया। फिर मैंने नरवाल में छुप के, बाकी अपने साथियों से छुप के नरवाल में मंडी में जाके सुबह सुबह काम शुरू किया। इन बिटवीन एक हम्म। मेरे वो। सर हैं गुलाम मोहम्मद चौधरी साहब, जेएनयू से पढ़े हुए हैं और वो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे। उनकी एक बार मुझ पे हम्म। नजर पड़ी और फिर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया फाइनेंशियली, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो भी हूँ, अल्लाह उनको सेहत याब करे। उन्होंने बहुत जी। फाइनेंशियली हमेशा मुझे सपोर्ट किया यूनिवर्सिटी तक। अब मैं आपके इस सवाल का एंड करता हूँ कि फिर जब ये फर्स्ट प्रोटेस्ट का ये हाल हुआ कि जब स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है, तो हमने तय किया कुछ साथियों ने कि भाई 11 बजे प्रोटेस्ट करेंगे। तो अब जो हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के मेरे दोस्त थे, उनका एक किसी क्लास का ना 11 बजे असाइनमेंट था, वो खत्म होना था हम्म। 11:15 बजे। तो हमने तय जी। टाइम दिया हुआ है 11:15 का, मैं 11 बजे एमएम कॉलेज के गेट पे पहुंच गया, मेरे साथ 2-4 साथी, 10 साथी और। तो मैं एक साइड सड़क पे बैठा और हमने नारे लगाने शुरू कर दिए, जी स्कॉलरशिप दो, कि अल्लाह जाने, आप मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, कुछ नारे हम्म। लगाने शुरू कर दिए। चौधरी मसूद साहब थे, अल्लाह मगफिरत करे, दर्जात बुलंद करे, उनके भाई थे एक, वो कोई डायरेक्टर थे, मसूद साहब के भाई कोई नाम था उनका, वो डायरेक्टर थे वहाँ सोशल वेलफेयर के उस वक्त। तो हमने जी। जी। प्रोटेस्ट शुरू किया, तो इतने में पुलिस वाला एक आदमी आया, तो उसने आके कहा भाई क्या चक्कर है, हो गया आपका, नारेबाजी चलो। तो मैंने कहा जनाब ये हम्म। नारेबाजियों के लिए नहीं है, ये हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, अब उठेंगे अपना स्कॉलरशिप लेके। तो उन्होंने कहा जी। कोई बात नहीं बच्चों, स्कॉलरशिप मिलेगा आपको थोड़ी देर में। तो अब मुझे आइडिया हम्म। नहीं था होता क्या है, मीडिया वालों को बुलाना था, क्या करना था, वो कुछ आइडिया नहीं है। तो जी। इतने में हमने देखा है कि वो जो मेरे साथी थे, मैंने देखा कि वो बोल रहे हैं आ गए आ गए। मैंने पलट के देखा बिक्रम चौक वाली साइड, तो पुलिस की गाड़ी दूर रुकी और वहां से पुलिस वाले एकदम फिल्मी स्टाइल में गाड़ी से नीचे हम्म। कूदे, हाथ में डंडे लिए। अजहर और हिलाल जो बड़े मशहूर, ये आपका ये नजारा भी आपके मुझे लगता है पहली पहली बार देखा होगा। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। और अजहर हिलाल जो आपके जी। थना मंडी में एसएचओ थे पिछले दिनों, ये वहां जी। वेयर हाउस चौकी में तब सब इंस्पेक्टर थे। तो अजहर भाई अपने साथ बाकी अमला लेके आए और हाथ में डंडे लिए हुए, और उनकी वो बेसिकली दहशत फैलाना था कि भाग जाएं बच्चे। तो मैंने अब हम्म। पलट के देखा, अजहर साहब से नजर हटा के अपने साथियों की तरफ देखा, तो वहां पे कोई भी नहीं था, वो सब भागे, मैं अकेला रह गया। अब हम्म। मैंने सोचा कि अगर मैं भी भागा तो होगा जी। ये कि कल को ये जो ये एमएम कॉलेज के अंदर जो लीडर हैं, जो ऑलरेडी स्टूडेंट लीडर्स थे वहां पे, ये मेरे लिए बोलेंगे पहले तालिब भागा था और बाद में लोग भागे थे, बाकी साथी। हम्म। तो मैंने जनाब, अब अल्लाह का नाम, अब मुझे जानता ही कोई नहीं है, मेरे पास से पुलिस वाले हम्म। होके जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, क्योंकि मैं लीडर तो था नहीं। तो अब जी। मैंने जी। जब देखा पुलिस चारों तरफ है, तो मैंने नारा लगाया, जी आवाज दो बड़े ऊंचे से। तो अब कौन हम्म। देता आगे से आवाज, कोई था ही नहीं। तो अजहर ने मेरी तरफ, अजहर पुलिस भाई ने वाले पलट के देखा, बोला हम्म। ये
हाँ, अजहर भाई ने पलट के देखा, बोला ये कौन है? तो वो जो पहले पुलिस हम्म। वाला बोल रहा था कि तुम्हारी खैर नहीं, उसने कहा जनाब यही है लीडर इनका। बोला इसको उठाओ। तो अच्छा, फर्स्ट थप्पड़ मारा तब उन्होंने, आप लीडर बन थप्पड़ मारा गए। मुझे, हाँ, और गाड़ी में डाला और मुझे ले गए। उसके बाद फिर एमएम हम्म। कॉलेज पूरा बंद हुआ, फिर स्कॉलरशिप भी हमें मिला अल्हम्दुलिल्लाह। वहां से फिर एक्टिविज्म की ये स्टार्ट हुई। आपकी अच्छा, अब मेन स्टार्ट एक्टिविज्म, हुआ। अच्छा, मुझे नहीं, हाँ एक ये, सवाल है, एक ये सवाल है कि आप जब ये सारा कुछ हुआ तो फिर इस दौरान हमने ये भी देखा कि जम्मू कश्मीर में एक गुजर कम्युनिटी की तरफ से एसोसिएशन बनाई गई। आपने कई एसोसिएशन के नाम भी जो है वो बदले। कश्मीर के अंदर कश्मीर प्रोविंस के अंदर सदर कायम किए गए। जम्मू के अंदर ऑल ओवर सदर जो है वो जम्मू कश्मीर में रहे। तो ये टॉपिक कब से शुरू हुआ? देखें रियाज भाई, असल बुनियाद बात ये है, मैंने वो वाक़ा आपको बताया। हक नवाज भाई देख रहे हैं, हक नवाज भाई बिल्कुल ये हमारे लीडर रहे। मैं इनकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, ST SC जी। ऑर्गेनाइजेशन, और मैं उसका कॉलेज प्रेसिडेंट भी बना इसी दिनों में, जबकि मैं बात बता रहा हूँ। तो एक अच्छा। मैं आपसे इल्तजा करना चाहता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था, तो जब ये हमने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, ये जोरावर सिंह ऑडिटोरियम वाला मैंने वाक़ा बताया, मियाँ साहब वाला। तो अब उसके हम्म। बाद हुआ ये सर कि ज़हनी तौर पे मैं बहुत परेशान हो गया कि यार अब इस कौम का होगा क्या? तो थोड़ा जी। बहुत पढ़ना शुरू किया मैंने, तारीख पढ़ना शुरू की, बाकी कुछ लोगों को पढ़ना शुरू किया, बाकी अक़वाम के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो मैंने पाया हम्म। ये कि 1947 से लेके आज तक, ये थोड़ा-सा समझने वाली बात है। जी। 1947 से लेके 1947 के बाद एक बड़ी लेयर थी हमारी गुजर लीडर्स की। अ, हम्म। वो जिसमें बाबा जी साहब लारवी के बाद के लोगों को आप ले लीजिए, हाजी बाबा साहब की बात कर लीजिए, लसानवी साहब जी। की बात कर लीजिए पुंछ से, फिर उनके बाद जनाब हाजी बुलंद खान साहब की बात कर लीजिए, चौधरी शफी हम्म। खटाना साहब की बात कर लीजिए। तो दैट वाज द फर्स्ट लेयर ऑफ द गुजर लीडर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने जेन्युइनली जो लोगों के पास बैठते थे, जो लोगों के दर्द हम्म। जानते थे, और लोगों को जिनकी शक्लें याद थी, जिनके हम्म। हाव-भाव पता थे, जो लोगों की तरह के लोग थे। मतलब जो जी। इस कौम की तरह के लोग थे और इस कौम की तरह खाते-पीते थे, उठते-बैठते थे, उनकी तरह की बात करते थे और उनकी वकालत करते थे। तो अब उसके हम्म। बाद रफ्ता-रफ्ता हुआ क्या कि उनके खानदान में जिस तरह से तरक्की होती गई और हम्म। जिस तरह से वो पावर में आए, तो जैसे-जैसे उनकी तरक्की होती गई, ऐसे-ऐसे क्या हुआ साथ में कि वो जब जी। मालदार हो गए ये कबीले, ये जो 2-4 खानदान जो मैंने गिने, हालांकि हम्म। इन्हीं खानदानों का रोल है इस कौम को अवेयर करने में। गुजर जाट कॉन्फ्रेंस की बात करें आप, गुजर इस्लाही कमेटी की बात करें, जम्मू के अंदर बहुत सारे लोग हुए, वो खैर उसकी बाद में हम बात कर लेंगे। तो ये सारे हम्म। लोग, मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। अब हुआ ये कि जी। उसके बाद जैसे जैसे इन लोगों के पास ये सरमाया आया, ताकत आई, दौलत आई, तो उतना ही हाँ। ये लोग जो थे अलग होते गए, मतलब वो अलग अलग दूरी बढ़ती गई। तो वो जो जी। आम गुजर बकरवाल के साथ, आम खाना बदोश बकरवाल, आम दोदी गुजर, आम पुंछ रजौरी का गरीब गुजर था, उससे वो उन लीडर्स का गैप पैदा होता गया। वो मकानात में चले गए, बड़ी गाड़ियां, महंगे घोड़े, तकरीरें, बड़े बड़े लीडरों से उठना बैठना, और आम गुजर बकरवाल जो था वो उससे भी थोड़ा थोड़ा पीछे जाता गया। तो फिर समझ हम्म। में ये आया मुझे उस वक्त, जो अपनी थोड़ी सी एनालाइज किया मैंने, और जो थोड़ा बहुत तजर्बा बताता गया, उन्हीं दिनों में हुआ हम्म। ये कि जम्मू जम्मू में गुजर कम्युनिटी के ऊपर हमले शुरू हो गए। कोई जी। JDA मार रही है। आप ये यूसुफ अरमान भाई को बड़ा आपने सुना होगा, जो सिंगर है हमारे ब्लेस डोडा के, हाँ, और वो बिल्कुल। माजूर भी हैं। तो वो सिदरा में, बिल्कुल, बाकी मशहूर है, मेरी चारों अतराफ मुलाकात भी दुनिया हुई रहती है है, और उनसे। हाँ जी। बिल्कुल। जी। तो सिदरा में इसराराबाद करके एक जगह है, वो खड में रहते हैं, तो उनके घरों पे हमला हो गया। उनके घर, वो बेचारे कच्चे बच्चे ही थे, वो तोड़ दिए। तो अब मैं यूनिवर्सिटी में था, मैं यूनिवर्सिटी लॉ में मैंने एडमिशन लिया। तो अब यूनिवर्सिटी में था, और फिर उसके बाद मैं अपने साथियों के ये समेत निकला। ये ये सब हुआ, लेकिन आपने जेल में जाना कब से शुरू किया? जी, आपने जेल में जाना कब से शुरू कर हाँ दिया जी। था? कब से जेल जेल में तो जाना मैंने शुरू? जेल तो मेरा फर्स्ट टाइम वही था जो मैंने अजहर भाई वाली बात बताई, प्रोटेस्ट वाला, वो पहला दिन था। और वो दो हम्म। चार घंटे मेरे बंद रहे, फिर उसके बाद तो खैर सिलसिला शुरू हो ही गया। वो मैं थोड़ा सा हम्म। आपको बताता हूँ कि ये यूसुफ भाई के जब हाँ हमला हुआ, तो एक हम्म। ST SC कन्फेडरेशन है जिसके कलसोत्रा साहब प्रेसिडेंट हैं। तो उनका जी, एक बिल्कुल। जलसा था, उसमें मुझे भी बुलाया हुआ था एज ए स्पीकर, और हमारे साथी थे ताजीम एडवोकेट रजौरी से, अकरम एडवोकेट चौधरी साहब। अच्छा, इसी तरह से और बेशुमार लोग थे, वो मुझे अब सबके नाम लूंगा तो वक्त लगेगा। तो हम हम्म। वहां थे, और ये जाहिद प्रवाज चौधरी साहब, ये श्रीनगर से बुलाए गए थे। तब ये हमारे साथ, हम इकट्ठे काम नहीं करते थे, इनफैक्ट जानते भी नहीं थे। तो वहां पे हाँ, मैंने इनसे पूरा कहा, मुझे भी बड़े याद सारे, है कि आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में थे।
हाँ एग्जैक्टली, आई वाज इन हॉस्टल। तो जी अभी क्या हुआ जी। कि जैसे हम वहां से निकले, वहां पे मैंने इनसे कहा, लीडर्स से, मैंने कहा यार ये रिजर्वेशन का इशू चलता रहेगा, लेकिन रात को हम्म अटैक किया है, लोगों के घर गिराए, इनकी जरा बात कर लें। तो वो बात बनी नहीं, तो वहां पे थोड़ा हमारा गर्मा गर्मी हो गई। मैं स्टेज पे जबरदस्ती चढ़ा, तो वहां पे मैंने हल्ला गुल्ला शुरू किया। मैंने कहा जनाब ये रात को मारा है हमारे लोगों को, ये क्या चल, रिजर्वेशन तो बड़ा लंबा इशू है। तो फिर हमने हम्म। अलग वो किया अपना प्रोटेस्ट वगैरह, और हम चले गए। तो वो जी। बहरहाल जो मोटी बात ये है कि एक्टिविज्म बुनियादी तौर पे है क्या है। असल में हम्म आज की डेट में, मेरे से पहले, हमारे से पहले यूनिवर्सिटी में कौन होता था कि रशीद भाई थे, रशीद चौधरी भाई रजौरी के। तो जी। रशीद भाई बड़े बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। गुजर बिरादरी के नौजवानों में अगर सबसे कोई नौजवान इंटेलिजेंट है, काबिल है, जिसे चीजों का पता है, तो वो रशीद चौधरी साहब है। नो, इसमें कोई शक नहीं। शाहनवाज भाई हम्म। थे, शाहनवाज चौधरी भाई जो आज डीडीसी हैं। तो शाहनवाज भैया का मसला ये था कि शाहनवाज भाई को आप दुनिया का कोई भी काम बोलेंगे, तो हम्म। कुछ हो या ना हो, काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन शाहनवाज भाई ने साथ में चलना है आपकी, और जाके अगले उस ऑफिस के अंदर पहुंचना है। तो मैं बहुत ज्यादा मुतासिर था शाहनवाज भाई की शख्सियत से। लेकिन शाहनवाज भाई जी। जुड़े हुए थे एनएसयूआई से। एनएसयूआई स्टूडेंट विंग था कांग्रेस का। तो मेरे जहन में आया यार ये तो ठीक बात नहीं। फिर मैंने एक्टिविज्म को पढ़ना शुरू किया, दुनिया के अच्छे अच्छे एक्टिविस्ट की हालात जिंदगी पढ़ी, तो समझ में आया कि नहीं, अब गुजर कम्युनिटी के अंदर उस वक्त तक ये कंसेप्ट था कि हम्म। आप बात करने के काबिल तभी हो सकते हैं अगर आप कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं, या किसी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, या पीडीपी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अगर जुड़े हुए हैं, तो आप बात करने के काबिल हैं, क्योंकि बिरादरी तभी आपको मानेगी। तो मैंने जी। सोचा कि यार बात तो नहीं बनेगी, आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ गए तो आपका कहीं ना कहीं ऊपर से आपको ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। तो हमने फिर थोड़ा साथियों थोड़ा समेत ये, शॉर्ट में करेंगे जी। हाँ। हाँ, तो ये सारा हमने फिर ये तय किया कि जब ये इस कम्युनिटी की अगर सच में बात करनी है, तो आपको एक अलग पैरेलल ग्रुप खड़ा करना पड़ेगा, एक अलग नजरिया देना अच्छा, पड़ेगा मुझे कि नहीं मुझे जनाब, मुझे पॉलिटिकल बताएं पार्टी से हट के भी आप बात करें। तालिब साहब मुझे भी ये बताएं, ये जो एक्टिविज्म चल रहा था, बड़ी चीजें देखी हैं, तो मुझे बताएं इस दौरान आपके ऊपर क्योंकि इंतजामिया का भी जो है वो सामना करना पड़ता है, बड़ी चीजें देखनी पड़ती है, पुलिस का तशद्दुद भी देखा होगा, तो कितनी एफआईआर आज तक लगी हैं आपके ऊपर, कौम के नाम की? सर मेरे पे 21 एफआईआर हैं, और वो सारी की सारी प्रोटेस्ट की हैं, सारी की सारी। कहीं मैंने ऊंची आवाज में भी बात की थी, तो वहां पे भी सब लगा दिया। बुनियादी तौर पे रियाज भाई, मुझे ये पता था कि ये एफआईआर ये सब मेरे नसीब में है, तभी बात होता ये है कि जब आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर, जो ऑलरेडी निजाम चल रहा है, जब आप उसके सामने एक नया निजाम खड़ा करते हैं ना, नई बात खड़ी करते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके सामने क्या करते हैं कि वो पुराना जो सिस्टम चल रहा है उसको चैलेंज करने, सवाल नहीं करने देंगे आपको। बोलेंगे नहीं, जो निजाम चल रहा है इसको चलने दो, आप नई बात कैसे कर सकते हो, आप कैसे बोल सकते हो यार पॉलिटिकल पार्टी के अलावा। एक वक्त वो भी था जब हमने एक्टिविज्म शुरू किया, तो सब लोग बोलते थे हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि एक आदमी बात कर रहा है और विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट, आप पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट के बगैर कैसे बात कर सकते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस वक्त शुरू किया, तब भी हमारे अपनों ने भी साथ नहीं किया, मजाक किया शुरू में, अरे यार ये क्या ड्रामा है भाई। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ये कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं ना एक्टिविज्म का, वो पॉलिटिकल हम्म। एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट था। फिर उसके बाद हम्म। एक वक्त आया कि अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग जो हमारे साथ मजाक करते थे, वही लोग हमारे साथ खड़े भी हुए, उन्होंने हमारा साथ भी दिया। अब मसला ये है हम्म। कि मुझे ये इस चीज का बिल्कुल पता था कि 21 भी लगेंगी, लेकिन इस रास्ते पे चलते रहना लेकिन है। और इतनी स्ट्रगल शुरू से, परेशानियां भी उठाई, और इतनी एफआईआर, कभी कभी अब जब बड़ी बेबाकी से बोलते भी हैं, तो इस दौरान अपनी ही कम्युनिटी के बड़े तनकीद भी देखने को मिलती है, जब कमेंट बॉक्स में पढ़ो तो उस टाइम दिल क्या कहता है, ये बताइए मुझे। देखिए रियाज भाई, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा हम्म कि कुर्द एक कौम हुई है अरबों में। सेंट्रल एशिया में कुर्द एक कौम है, बहुत मशहूर आज भी है। और पुराने वक्त में हजरत हम्म। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैही, जिन्होंने दूसरी जी। बार मस्जिद अक्सा को फतह किया। मैं आपके चैनल के जरिए से आज ईरान को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और सामीन के जरिए उनके लिए दुआ भी गू भी है, फलस्तीन और ईरान के लिए। तो हम्म। किबला अव्वल को फतह करने वाला शख्स जो था,
वो बहादुर एक कुर्द कौम से था, और कुर्द कौम बिल्कुल हमारी तरह की थी, जैसे हम है ना खाना बदोश, कुर्द भी अरब के अंदर खाना बदोश थे, बदू थे। लेकिन आज आप देखते हैं कि उनका जमीन पे कहीं निशान भी नहीं है। जो कुर्दिस्तान की वो डिमांड करते हैं कि हमें एक छोटा सा मुल्क दे दो, कुछ बेचारे फंसे हुए इराक में, कुछ हैं जब शाम में, कुछ हैं तुर्की में, आज वो बढ़ गए, उनके पास मुल्क भी नहीं है। तो मुझे ये आइडिया था कि जहां तक आपने कहा कि ये अकवाम जो है रातों रात नहीं बदलती, कौमें जो हैं उनका जहन रातों रात नहीं बदलता, और खासकर तब्दीली की तरफ इंसान को बदलना थोड़ा सा वक्त लगता है। मैं आपसे कहूं, जो आपने कहा कि कुछ लोग गलत भी बोलते होंगे, ये लोग बोलते रहेंगे सर। मैं आपको आसिफा के दौर की बात बताऊं, जब मैं आसिफा के चहारम पे हमने प्रोटेस्ट किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाक़ा है सर, इसी में इसका जवाब भी है जी जी। कि हुआ ये सर कि मैं आसिफा के चहारम पे साथियों समेत हमने प्रोटेस्ट किया, और बाकी साथियों को बहुत जख्मी किया और मुझे अरेस्ट कर लिया। तो उन दिनों मैं नंगे पांव हुआ करता था 7 महीने तक। तो बीच में मुझे जेल ले गए, थाने में पीएसए वगैरह लग गया मेरे पे। अब मुझे पता है कि जेल भेज देंगे। तो दूसरे दिन शाम को, मुझे पता ही नहीं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, उसको छोड़ना है। तो शाम को जैसे छोड़ा गया, तो 2 गुजर लीडर मुझे छुड़ाने के लिए आए। एक वायरलेस में, एक खुद ड्राइव कर रहे हैं चौधरी साहब, दूसरे चौधरी साहब उन्हीं के साथ हैं। अब ये दूसरे एक साहब उनमें से जो हैं वो मेरी कबीले के ही हैं। उन्होंने मुझसे कहा, गुजर बिरादरी को गाली भी दी और कहा कि देख तू क्या जलील आदमी है, तू किन गुजरों की बात करता है, किन गुजरों के लिए लड़ रहा है तू? अगर ये कौम इतनी अच्छी होती तो ये क्या करते तेरे को? ये आज जैसे ही तू अरेस्ट हुआ था, 10,000 लोग सड़क पे आ जाते। ये सर उसने कहा, जो आपने कहा यही बात उस बंदे ने कही। बोला लानत है तेरे जैसे बंदे पे, तू किस कौम के लिए लड़ता है? इस कौम के लिए कोई नहीं लड़ता। ये कौम उसी बंदे को लीडर मानती है जो इनके साथ ज्यादती करे, जो इनका हक खाए। तालिब साहब, तब आपको एहसास नहीं हुआ कि यार मुझे पढ़ना चाहिए था, आईएएस केस करनी चाहिए थी, वकालत करनी चाहिए थी? रियाज भाई, मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं पहले ये जो बचा हुआ जवाब है ये दे लूं कि मैंने उनको क्या जवाब दिया, वही जवाब मैं आज आपको देना चाह रहा हूं कि उस शख्स ने जिसने कौम को गाली देके कहा कि किन गुजरों की बात लड़ रहा है तू, किन किन लोगों के लिए लड़ रहा है, मैंने कहा चौधरी साहब, अगर मेरी कौम इस काबिल होती कि वे 10,000 हो गए इकट्ठा रोड पर आ जाता, इतनो अगर उन्होंने शऊर मेरा लीडर ने दितो हो तो कि भाई यू हैव टू फाइट, तम लोगों ने लड़ना पड़ेगा अपना हकूक वास्ते, आप लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। तो फिर मेरे जैसे बंदे को, पढ़े लिखे नौजवान को जूते उतार के क्या जरूरत थी दर दर की ठोकरें खाने की? क्या जरूरत थी प्रोटेस्ट करने की? मैं शुरुआत कर रहा हूं। शुरुआत करने वाला शैतान करार पाता है। शुरुआत करने वाले पे इल्जामात लगते हैं, शुरुआत करने वाले को मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। शुरुआत करने वाला तो सुकरात था, शुरुआत करने वाला सुकरात था, सुकरात को जहर का प्याला दे दिया सर। शुरुआत करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, कॉन्सेप्ट लेके आए, उनके खिलाफ क्या क्या नहीं हुआ। अब मेरी आपसे गुजारिश ये है सर कि वक्त लगता है सब चीजों को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज फख्र है इस बात का कि हमारी कम्युनिटी के नौजवान बहुत संजीदा हैं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा तब्दीली आ चुकी है। बाकी मेरे भाई हैं सारे। मुझे ये एक्टिविज्म का सिलसिला तो चलता रहा, आपने जेलें भी देखी, आसपा के मामले में भी काफी रगड़ा आपने जो है वो खाया, उस दौरान भूख हड़ताल भी जो है वो देखी। लेकिन इस दौरान ये पॉलिटिक्स का कहां से आपको शौक हो गया कि आप मुझे सियासी जमात जो है वो ज्वाइन करनी चाहिए? क्योंकि आपका एक्टिविज्म बड़ा अच्छा चल रहा था, तो शौक कहां से सियासत का चला? बिल्कुल, बहुत प्यारा सवाल है रियाज भाई। मैं कभी भी सियासत ना ज्वाइन करता अगर आसिफा के केस में मुझे झूठे केस के अंदर जेल में ना डाला जाता। और ये कहते भी हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ है जेल को। जब मैं जेल में रहा तो जेल में क्या हुआ है कि सर मुझे पीटा गया, मेरे माथे पे निशान है। पहले मुझे लालच दी गई, भाई 60 लाख रुपया ले लो और आसिफा के केस में खामोश हो जाओ। मैंने कहा मैं मर सकता हूं लेकिन ये सब नहीं कर सकता। खैर वो लंबी चौड़ी बात है, कभी जेल वाली कहानी अलग से करेंगे। लेकिन हुआ ये कि जब जेल में मैं रहा तो जेल में इंसान सोचता बहुत है, क्योंकि आपके पास और कुछ करने को होता नहीं, तो आप फिर बहुत सोचते हैं जेल में। तो फिर मैंने फैसला लिया कि यार तालिब, अगर तुझे इस कौम के लिए कुछ करना है, सर मैं आपके चैनल के जरिए से आज कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि मैं अपने साथियों के समेत चाहता हूं कि हमारा बहुत बड़ा
जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा स्कूल हो जहां गुजर बकरवाल बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाए, दीनी और दुनियावी तालीम उनको दी जाए। हमारी बरादरी का जो दूध आता है, मिट्टी के भाव बेचते हैं हम, वो अच्छे रेट पे बिके, हम उसकी फैक्ट्री क्रिएट करें और ये पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दें, और हमारे बच्चों को स्कूल के अंदर, उन जी। कॉलेजेस के अंदर पढ़ाएं, कल को वकील, इंजीनियर और डॉक्टर्स बनाए। ये ख्वाब है। लेकिन इस ख्वाब की पूरे होने के लिए जब मैं जेल में गया, ये मैं कभी बताता नहीं हूँ, आज मैंने आपके चैनल पे पहली बार बताया, चूंकि ये दिल से बात हो रही है। तो जी। अब गुजारिश ये है कि मैंने जेल में सोचा यार ये इस तरह से तो मुझे मार देंगे, क्योंकि मेरे पे एक रेप का झूठा पर्चा लगा, लेकिन एफआईआर लगा, लेकिन मुझे पुलिस वालों ने बताया भाई साहब आपको भी आपके खिलाफ 20 लड़कियां तैयार रखी हुई हैं, 20 लड़कियां तैयार रखी हैं, एक एफआईआर खत्म करोगे दूसरा लग जाएगा। मैंने कहा यार ऐसे तो ये मुझे जाया वाया कर मार देंगे। तो होगा क्या कि मेरे इस एक्टिविज्म की लाइन पे चलने वाले नौजवानों का हौसला टूट जाएगा और ये भाग जाएंगे सारे। तो मैंने कहा नहीं, इसको बचाने के लिए कुछ करना जी। पड़ेगा। फिर हुआ ये कि जब मैं जेल से आया तो फिर दोबारा मेरे पे पीएसए लगने लगा। फिर मेरे जहन में आया, मैंने 1 साल इंद्रवाल के गुजरों को जाके जगाया है, डोडा किश्तवाड़ के अंदर कोशिश की है, मैं कौन होता हूँ जगाने वाला, पॉलिटिकली अवेयर करने की उनको कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रिजल्ट भी मिला। आज इंद्रवाल से देखते हैं आप, बहुत सारे डोडा किश्तवाड़ के लड़के बहुत काबिल, आपको बहुत इंटेलिजेंट नजर आते हैं। तो इसमें मेरा रोल नहीं है, उनका खुद का, लेकिन मैंने कोशिश थोड़ी बहुत की थी। अब हुआ ये कि मुझे जब ये सारी चीजें देखी तो नट शल में समझ में ये आया कि यार ये मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा जो हैं, इन्होंने हमें फर्स्ट टाइम पिछले 70 साल में सिर्फ हमारा एहसाल हुआ, सिर्फ हमें ठगा गया, सिर्फ हमें बेवकूफ बनाया गया, लेकिन मैडम ने हमें ट्राइबल मिनिस्ट्री दी, मैडम ने यहाँ मुगल रोड के जरिए हमारे राब्ते करवा दिए, मैडम ने यहाँ पे, मैडम की पार्टी ने यहाँ पे जनाब बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी दी, और मैडम ने सबसे बढ़ के जब आसिफा का मसला हुआ तो उस फॉरेस्ट मिनिस्टर को जिसके खिलाफ हम नंगे पांव चल रहे थे, मैं जिनके घर पे साथियों समेत बकरियां और कुत्ते लेके गए हम, इसमें गुफ्तार भाई भी मेरे साथ थे, तो रफाकत एजाज थे साथ में, बाकी पूरी टीम थी हमारी। तो ये सब हमने देखा जब, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो हमारी बात कर रही हैं, जो हमारे लिए काम कर रही हैं, जेन्युइनली मुझे भी उनका साथ देना चाहिए। और तब से मैंने तय किया कि ये इस पार्टी से बेटर हमारी कम्युनिटी के लिए कोई पार्टी नहीं हो सकती, क्योंकि पिछले 70 साल का आप हिसाब देखें, फिर 3 साल का हिसाब देखें, तो उसमें पीडीपी जो है, और खासकर मैडम महबूबा मुफ्ती का 3 साल का टेन्योर, आपके जम्मू के अंदर जेडीए, आपके जम्मू के अंदर ये फ्लड कंट्रोल और 10 किस्म की जो मुसीबतें थी, गुजर बिरादरी के घरों को आके तोड़ते थे, कोई रेगुलराइज नहीं करता था, तो वहां पे मैडम ने सख्ती से कहा कि जो गुजरों के साथ आज से ज्यादती करेगा मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। एक आखिरी बात, हाँ, कभी आपको किसी ये गुर्जर एक एक लीडर ने ये आखिरी नहीं बात, कहा एक कि आप आखिरी हमारी बात, जमात की तरफ जो है वो आए? हाँ जी, इसमें मैं एक आखिरी बात ये जोड़ना चाहता हूँ कि जब मैडम ने ये कहा कि आज के बाद कोई गुजरों को छेड़ेगा नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छेड़ा गया। दूसरे नंबर पे आपको भी याद है रियाज भाई, जब मैं आसिफा के लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ था 6 दिन के लिए, उस वक्त प्रेस असेंबली का क्लब के, सेशन चल रहा जम्मू प्रेस क्लब था। के हाँ पास में, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और तब मैं जॉइंटिस, मुझे पी लिया था उस वक्त। हम्म। एडवोकेट कमर चौधरी साहब ने, जो एमएलए रजौरी थे, उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए, फॉरेस्ट पॉलिसी जो जेएंडके के अंदर लगानी थी, उसके लिए जनाब क्या काम किया कि बिल पेश किया। मैं हम बहुत उम्मीद से, बहुत उम्मीद थी हमें, मतलब मैं अब पुंछ से कुछ लड़के थे और रजौरी के बहुत सारे बच्चे, वो आए, बोले तालिब भाई आज अल्लाह का एहसान हो जाएगा, आज फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हो जाएगा। भाई साहब किसी एक बंदे ने सपोर्ट नहीं किया, और फिर हंगर स्ट्राइक मैंने, आपको याद है किनके कहने पे तोड़ा, इंजीनियर रशीद साहब और अपने एडवोकेट कमर चौधरी साहब, ये 2 लीडर आए हमारे पास, और हमने हंगर स्ट्राइक छोड़ दिया, उम्मीद छोड़ दी कि ये लीडर धोखा है। जब मैडम का ये सब पता चला यार ये इतना सब कुछ कर रहे हैं, अब जो आपने कहा कि कोई अप्रोच भी करता था, तो यहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मुझे अप्रोच किया, लेकिन अब वही होता है कि जहाँ पे सूट करता है, जिस तरह की मेरी जहनीत है, जिस तरह से मेरी साथियों की जहनीत है, और दूसरे नंबर पे जो हमें लगता है कि जो हमारे लिए काम कर रहा है, जहां से हम अपनी कौम के लिए अच्छा काम करवा सकते हैं, बेटर है उसी जगह पे जाना। बाकी दूसरी जमातों का क्या हाल है, एक किन लीडरों मिनट, ने क्या, मैं थोड़ा सा इसमें ये कहूंगा कि आपने सियासी मामले को टच नहीं करना है, आपने अपनी कन्वर्सेशन में सियासी मामले को टच नहीं करना। लेकिन मुझे ये बताया आखिर में कि आपने इतनी बड़ी स्ट्रगल देखी, जेलें देखी, भूख हड़ताल देखी, पैदल चलो मार्च भी देखे, लेकिन मुझे ये बताइए कि सियासी जमात को छोड़ के आप अपने नौजवानों को, आप अपनी कौम को किस तरह आगे लेके चलेंगे? क्योंकि तनकीद तो मजीद आगे भी देखने को मिलेगी, और तवक्कात क्या रखते हैं अपनी कौम के नौजवानों से? बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, ये बड़ा अहम सवाल है। नौजवान आज का समझता है
कि आज तक जितनी भी हुकूमतें आई, जितनी भी सियासी जमातें आई, उन्होंने हमारे लिए खाना बदोश, आज 7 से 8 लाख ऐसा खाना बदोश है। चाहे उसमें बकरवाल लीजिए आप, चाहे दोदी गुजर लीजिए, चाहे पुंछ रजौरी का आप वो ढोकों में जाने वाले बिरादरी लीजिए, उनकी मेजोरिटी में गिनती ही नहीं हुई बेचारों की। जब आपकी गिनती नहीं हुई तो आपको शेयर कहां से मिलेगा? अच्छा, हम्म। एक बात ये कि फॉरेस्ट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आपके जंगलात के हम्म। अंदर हुकूक आपको, मतलब मैं कल कहाँ शुपैया साइड था, वहां पे गुजर बिरादरी हम्म। के लोग बोल रहे थे या ना हमें जंगल से लकड़ी लाने दी जाती है, ना हमें जनाब हम्म। जंगल से पत्ते घास लाने दिया जाता है। तो इन पे हम्म। हक जो है इसी कौम का है। उसके लिए आज तक कोई फॉरेस्ट पॉलिसी नहीं लाए, क्योंकि इससे हमारे जो बड़े लीडर हैं इनको नुकसान होता है। देखें जनाब, हम्म। हमारी सीधी सी पॉलिसी, मैं विदाउट पॉलिटिक्स एक ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ कि ये मेरा हाँ। एक्टिविज्म, मेरे साथियों का एक्टिविज्म, और आज एक्टिविस्टों की बहुत बड़ी फौज जम्मू कश्मीर के अंदर, हम सारे के हम्म। सारे चाहते हैं कि आने वाले वक्त में अगर कौम ने हमारा साथ दिया तो हम हम्म। इनके जंगलात के हकूक भी इंशाल्लाह बचाने के लिए लड़ेंगे, इनकी नौकरियां भी बचाएंगे इंशाल्लाह, इनके हकूक जो हैं उनके लिए भी लड़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनको पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल करेंगे, बहुत बड़ा स्ट्रगल करेंगे। हमारी सियासत हम्म। वो नहीं है रियाज भाई कि हम जनाब क्या काम करें कि इनको ठग ठग के बस पार्टियों के साथ जोड़ के रखें और फिर इनके काम भी नहीं करें, और जब इनके लिए बोलने की बात आए तो खामोश हो जाएं, और जैसे इलेक्शन आए तो फिर से आ जाएं, और इलेक्शन में अपने लोगों को बोलें जनाब आप नारे लगवाइए, यहां से ऐलान करिए, वहां से। वो नहीं करेंगे, अल्लाह माफ करे। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सियासत जो है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरह की है, हम उनको पढ़ने वाले नौजवान हैं, और हमारी कोशिश यही है कि अगर कौम हमारा साथ दे, अगर कौम हम्म। हमारा साथ देगी, तो हम आने वाले वक्त में, अल्लाह ने चाहा, इस कौम के नौजवानों के लिए फ्री में कॉलेजेस, हम्म। फ्री में स्कूल्स, और यहाँ पे फैक्ट्रीज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जहां पे इनके नौजवान पढ़े, और पढ़े लिखे नौजवान जिनको रोजगार मिले। और रहा इनका हम्म। इनके जंगलात के हकूक, इनकी नौकरियों के हकूक, इनके बाकी मामला, तो वो तो पहले भी लड़ते रहे, आगे भी लड़ेंगे। और मैं आपके चैनल के जरिए से यकीन के साथ, वसूख के साथ आपके सामीन को बता दूं कि आज से पहले मुझे मेरी एक बात ऐसी बता दीजिए आप, 2008 से लड़ हम्म। रहा हूं मैं अपने साथियों के समेत, जिसमें हम्म। जाहिद भाई कश्मीर से हैं, बाकी जम्मू में, बाकी ये सारे गुफ्तार भाई, और ये सारे हमारी पूरी टीम, और बाकी जितने जिनके नाम नहीं ले सकता मैं, उन सब हम्म। में से बताइए हमने कौन सी बात कही और वो सच ना साबित हुई हो। मैंने कहा था आपकी इंटरव्यू में रियाज भाई चंद दिन पहले कि जरा इंतजार करिए, अभी ये खाना बदोश ईद का इंतजार कर रहे हैं, ईद का इंतजार खत्म, जैसे ईद हुई तो उसके बाद ये चलना माइग्रेट करना शुरू करेंगे, रास्ते में इनके जानवर मरेंगे, इनके जानवर छीने जाएंगे, इनको पीटा जाएगा, इनको कौ बोलेंगे गाय स्मगलर कर रहे हैं। आपने देखा बटोत में 2 दिन पहले 32 से 35 जी। के बीच में भेड़ें मार दी गई। हम्म। तो इनके लिए कौन बात करेगा रियाज भाई? इनके जंगलात बचाने के लिए कौन बात करेगा? देखिए जंगलात क्या है बुनियादी तौर पे, जंगलात हम्म। को बचाने का मतलब हो गया कि जंगलात में आपको फॉरेस्ट राइट जब मिले, तो फॉरेस्ट राइट के तहत आपका, जैसे मैं हूं, अब मैं कल जो जिस कुल्ले में था, आज तो चलिए कल हमारा एक प्रोग्राम है, उसके सिलसिले में आपका मैं पक्के मकान। तालिब साहब, में शार्ट में थोड़ा सा रोकना होगा, आपको कंक्लूड भी करना पड़ेगा 3 मिनट के अंदर अंदर। और उससे पहले एडवोकेट आसिफ चौधरी साहब है, कोई सवाल कर रहे हैं कि तालिब साहब हमें पॉलिटिकल किस पार्टी को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं आसिफ साहब को ये कहूंगा कि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम जो है वो नहीं होगा, ये तालिब साहब की एक लाइव के ऊपर इंटरव्यू था, वो आप जो है वो टेलीफोनिकली जो है वो बात कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से आज के प्रोग्राम में पॉलिटिकली कोई बात नहीं है। जी तालिब साहब आगे करिए। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ रियाज भाई, कि अगर आने वाले वक्त में अल्लाह ने हम्म। मौका दिया हमें, तो हम सियासत हम्म। को बदलेंगे, हम लोगों के हम्म। काम करेंगे, हम अपनी बिरादरी को इस लेवल पे ले जाना चाहते हैं आने वाले 10-15 साल में कि हमें रिजर्वेशन की भी जरूरत ना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हम्म। हूं रिजर्वेशन नहीं चाहिए, वो चाहिए, हम लड़ेंगे उसके लिए, लेकिन हम इस हम्म। लेवल पे अपनी कौम को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में कभी भी ये रिजर्वेशन भी जाएगी हमारे से। तो क्या हम हम्म। कॉलेजेस, स्कूल, कुछ इस तरह के अदारे नहीं बनाएंगे जो आने वाले वक्त में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तर्ज पे काम करें? तब तक बात नहीं बनेगी सर किसी भी कौम का। मैं जो बता रहा था फॉरेस्ट का, ये जुड़ा हुआ है सारी चीजें। जब आप जंगलात जी। के अंदर खाना बदोशों को बचाएं सर, कश्मीर के अंदर आप आइए, सर्वे कर लीजिए, कश्मीर के अंदर खुदा की कसम आपको दरियाओं के बीच में ना सिर्फ बकरवाल बरादरी नजर आएगी। अच्छा, मैं पहले हम्म। कोलगाम के अंदर था, जो मैंने दिखाया था, दोदी गुजर भैंस रखी हुई कोलगाम के अंदर रह रहे हैं।
वो सर्दियों के अंदर यहाँ कांगड़ियां और हीटर और बुखारी लगा के लोग रहते हैं। खुदा जानने वाला है वो बेचारे किस तरह से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। कोई उनका परेशान हाल नहीं है, कोई उनकी गरीबों की बात नहीं करता, कोई दोधी गुजर गरीब की बात नहीं कर रहा, कोई वो पुंछ पे रहने वाले गरीब गुजर की बात नहीं करता, कोई इस बकरवाल की बात नहीं करता। जरा मुझे बताइए, जरा ये शादा बहन की बात कौन करेगा जो जिसको जलील ख्वार किया परसों जम्मू के अंदर। खुदा का वास्ता है, हमारी सियासत यही है, हम इनको पढ़ाना चाहते हैं, हम इन चाहते हैं आने वाले 10-15-20 साल के बाद हर एक गांव के अंदर एक केएएस अफसर बच्चा हो, एक आईएएस हो, एक डॉक्टर पैदा हो, एक तहसीलदार पैदा हो, जो आज तक नहीं बनने दिया गया, एक साजिश के तहत नहीं बनने दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर ये कौम पढ़ेगी, देखें मैकियावेली सर बहुत बड़ा राइटर गुजरा है, मैकियावेली पॉलिटिकल साइंस के लोग उसको बहुत मानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट उसकी किताब द प्रिंस को पढ़ के सोया करता था हर रात, चमड़े पे लिखी हुई किताब को हर रात। उसने कहा है कि जो प्रिंस, जो शहजादा, जो लीडर अपने लोगों को उनके हकूक के तय जगाएगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो इसलिए कौम को, लोगों को, अवाम को हकूक के तय नहीं जगाना है, वो है पावर गेनिंग पॉलिटिक्स जो हमारे आज तक लोगों ने की। हमारी पॉलिटिक्स खुदा की कसम इस्लाही पॉलिटिक्स है। मुझे पता है इससे मेरा नुकसान होगा, मुझे पता है इससे लोग मुझे गालियां देंगे, मैं एग्जिस्टिंग सिस्टम को चैलेंज कर रहा हूं, उससे हमें गालियां देंगे, हमले भी हो सकते हैं, लोग हमें जहर देने की भी कोशिश कर सकते हैं। अरे 21 FIR और जनाब इतनी बार हमले जानलेवा, मेरे टीवी डिबेट पे हमला हुआ है मुझ पे। तो आपको क्या लगता है रियाज भाई और ये इन चंद लोगों को क्या लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे चंद चीजें लिखने से मैं इतना घबरा जाऊंगा? मेरे बाप दादा मिनिस्टर नहीं थे, मैं तनकीद से परेशान नहीं होता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हजरत उस्मान गनी, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़ने वाला हूँ, और हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक मैं खूबी बताता हूँ आपको। जब इंसान तारीफ का भूखा है, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब तारीफ करते थे, खुदा की कसम वो शर्मसार हो जाया करते थे, सर झुका लेते थे, चेहरा लाल हो जाता था, डूब मरने की सूरत बन जाती थी। लेकिन जब उनकी कोई क्रिटिसिज्म करता था, वो ऐसे शान से सुना करते थे उठ के कि मेरी इस्लाह हो रही है। जरा आप करके देखिए, आज के जरा लीडर्स पे बताइए, जरा मैं पूछूं पिछले जो ट्राइबल में, नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूं, जरा हम किसी भी लीडर की, अगर किसी एक लीडर की बात करें, कोई MLA हो, कोई सरपंच हो, जरा किसी सरपंच से हम पूछें यार तूने पिछले 5 साल में क्या काम किया, उसके बंदे खड़े हो जाएंगे, यार तू सरपंच साहब से क्यों सवाल पूछ रहा है? तो जब तक नौजवान, इस कौम के नौजवान सवाल नहीं पूछेंगे ना, आपने एक सवाल पूछा था बहुत पहले इंटरव्यू में, मैंने उसका जवाब ढंग से नहीं दिया था। आपने पूछा था क्यों नहीं आपको लगता है कि ये लीडर बात करते इस कौम की? उसका सही जवाब ये है सर, क्योंकि इस कौम के नौजवान सवाल नहीं पूछते। इस कौम के नौजवान जिस दिन सवाल पूछना शुरू करेंगे, जिताइए जिसको मर्जी पावर में लाइए, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा, सुरनकोट से जिसको मर्जी बनाइए, धराल से जिसको मर्जी बनाइए, रजौरी से बनाइए, भाई मुझे क्या लेना देना, अल्लाह का वास्ता। उड़ी से जिसको मर्जी बनाइए, मैं क्या करूं? टंगडार से बनाओ जिसको मर्जी, बीजेपी वाले को बनाओ ना, बीजेपी वाले भी इंसान ही, हजरत बाबा अलैहिस्सलाम के, बट सवाल पूछिए। हाँ, एक लास्ट में चाहूंगा, रईस चौधरी साहब लिख रहे हैं कि तालिब साहब को कहिए कि कुछ चीजों पे जो है वो मोहतात रहे। तो चलिए आप इसके ऊपर जो है वो सुन सकते हैं, ये हमने सवाल जो है वो रखा है। तो आखिर में कुछ नौजवानों को कहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे विदाउट पॉलिटिक्स? हाँ बिल्कुल, मैं रियाज भाई, ये रईस भाई के सवाल, ये जो उन्होंने मोहतात रहने के लिए कहा है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उनका। मैं रईस भाई, मैं आयतल कुर्सी का विर्द कर रहा हूँ, जब लाल सिंह से लड़ रहा था तब भी कर रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही सेम आयतुल कुर्सी का विर्द कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में सारी चीजें। नौजवानों से एक ही गुजारिश है मेरी कि नौजवानों से बस इल्तिजा ये है कि सवाल करिए, खुदा का वास्ता है, क्वेश्चन एवरीथिंग, क्वेश्चन एवरीथिंग एंड क्वेश्चन एवरीथिंग। एक ये गुजारिश, और कुरान करीम, एक गुजारिश है मेरी आपसे, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान है ना अल्हम्दुलिल्लाह। सर जिक्र इलाही क्या चीज है? अल्लाहू, अल्लाहू का जिक्र करने से ये जो वली अल्लाह बनते हैं, ये कैसे बनते हैं रियाज भाई? ये 40-40 दिन बहुत सारे लोग जाके चिल्ला करते हैं और पढ़ते क्या है? अल्लाहू। अल्लाहू पढ़ने से होता क्या है कि जब आप अल्लाहू पढ़ते हैं तो तरीका ये है कि जब सांस अंदर लें तो अल्लाह बोलें, जब बात छोड़ें तो हु बोलें। तो होता क्या है कि जब 40 दिन आप कॉन्टिन्यूसली इसी तरह से सांस के साथ बोल रहे हैं अल्लाहू अल्लाहू, 40 दिन के बाद आपको अल्लाहू बोलने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद सांस के साथ अल्लाहू निकलता है। तो भाई साहब आप आबिद हो गए, वली हो गए, मतलब अल्लाहू का विर्द करने से, यानी कि सबसे बड़ा विर्द क्या है? अल्लाहू। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी मोटी किताब कुरान पाक की सूरत में क्यों दे दी इंसान को यार? ये किस लिए दी ये किताब?
और वो भी दुनिया की मुश्किल तरीन जबानों में से एक। अब कोई मौलवी साहब कोई नाराज हो जाए मुझ पे कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान को मुश्किल बोल रहा है, मैं इसलिए मुश्किल बोल रहा हूं कि वो दुनिया की सबसे मतलब अमीर जुबान है, इतने अल्फाज हैं उसमें, इतनी बड़ी ग्रामर है उसकी सर। वो हमें, अब मैं आपको गोजरी में एक शेर सुनाता हूँ रियाज भाई, बाबा जी साहब के आखिर हाँ आखिर मैं हाँ, ये जो है हाजी बाबा साहब का एक शेर है कि अथरुआ ना पूछे कोई दसो कितु आवे तम, कट के रत कलेजा बिचू पानी क्यों बनावे तम। सर ये एक शेर है, बहुत ज्यादा आसान शेर है, बहुत गोजरी जुबान में है, मेरे हमारी जुबान में, बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं चला। तो कुरान करीम अरबी जुबान 7 समंदर पार की, और वो भी अरबी में, और ऊपर से वो भी शायरी में, वो किसको समझ आएगी यार। फिर ये कुरान करीम भेजा क्यों? ये इसलिए भेजा है कि इसको पढ़ो, उसकी तहकीक करें, उस पर रिसर्च करें। अल्लाह ने बिल्कुल नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ आप एक हर्फ पढ़ेंगे और उस पर इतनी नेकियां मिलेंगी, ना ना, बिल्कुल नहीं। यह बिल्कुल रॉन्ग नंबर है। कुरान करीम को समझने के लिए भेजा हुआ है कि समझिए इसको मेरे नौजवान भाइयों, कुरान करीम को समझिए। और आखिर गुजारिश मेरी यह है कि रोजे मिसाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अरवा को इकट्ठा करके कहा कि भाई मैं तुम लोगों को अपना नाइब दुनिया के ऊपर भेज रहा हूं, लेकिन मेरी दूसरी मखलूकात तुम्हारी मुखालफत करेगी, तो मैं तुम्हें 3 ऐसी चीजें दे रहा हूं जो फरिश्तों को मैंने नहीं दी। रियाज भाई, अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें अकल दे रहा हूं, अकल अल्लाह तबारक व तआला ने किसी फरिश्ते को नहीं दी सर। जितने भी फरिश्ते हैं वो अकल फरिश्ते सोचते नहीं। क्यों नहीं सोचते? सोचता वही है जिसके यहाँ अकल हो, फरिश्ते सोचते नहीं सर। सोचने के लिए हमें भेजा है अल्लाह ने। और दूसरे नंबर पे कहा मैं इंसान तुम्हें दिल दे रहा हूं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि दुनिया के एक कोने में एक शख्स को तकलीफ हो तो आखिरी कोने में बैठे हुए दूसरे शख्स को तकलीफ होनी चाहिए। यह है दर्द दिल, इसलिए पैदा हुए हम। मेरा दिल धड़कना चाहिए, पुंछ के अंदर जुल्म हो गया, टोपी पीर में, कठुआ में हो गया, फलस्तीन में हो गया, हमारी आंखें रोनी चाहिए। और आखिरी कहा मैं तुम्हें नफ्स दे रहा हूं। नफ्स, ये जो पेट है ना, इसमें सही चीजें डालनी है, इसमें इतनी लंबी तोंद निकाल लेनी है और फिर लोगों से कट जाना है। इसलिए अल्लाह ने कतई पैदा नहीं किया कि हम ट्राइबल हैं तो ट्राइबल का ये मतलब थोड़ी है 4-3 शादियां करो, खूब महंगी गाड़ियां रखो, खूब महंगे घोड़े रखो और बेशुमार बच्चे पैदा करो। इसलिए थोड़ी अल्लाह ने पैदा किया यार। अल्लाह ने 3 आजम चीजें दी हैं जिससे हम फरिश्तों से बढ़ के हो जाते हैं। और बढ़ने का मतलब यही है कि अल्लाह ने इसका जवाब लेना है कल कयामत के रोज, हर शख्स से पूछना है बताओ मैंने। बहुत शुक्रिया बहुत बहुत सर, शुक्रिया थैंक यू आज वेरी के मच। प्रोग्राम में वक्त देने के लिए तालिब साहब। ये थे हमारे साथ तालिब चौधरी साहब, जो एक फादर ऑफ एक्टिविज्म है और काफी लोगों ने सराहा भी है और बिल्कुल ये चीज मानी है कि बिल्कुल तालिब चौधरी जो है फादर ऑफ एक्टिविज्म है और बहुत चीजों से लोगों को आगाह भी किया है और फायदा भी हुआ है। ये हमने कमेंट बॉक्स में जरूर पढ़ा है और आपके कमेंट से हौसला अफजाई हमें भी मिलती है। और तालिब चौधरी साहब जिन्होंने हमेशा जेलें देखी हैं, 21 FIR जो है वो लगी है और हमेशा जेलों के अंदर ठंड में गर्मियों के अंदर जो है वो रहे हैं। अगर आज हम एक कमरे के अंदर रहते हैं तो वो लाइट चली जाती है तो कितना जो है वो हम परेशान हो जाते हैं, ये हम देख सकते हैं। बहरहाल आपने ये वीडियो पूरी सुनी है, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और जो है वो मजीद राय देख सकते हैं। आने वाले मजीद प्रोग्राम में हमारे इसके प्रोग्राम के लिए हमारे साथ जो है वो जरूर बने रहिए और हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो और दी एक्सिस पर दी वर्ल्ड रिलेशन के यूट्यूब चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।